गुड मॉर्निंग। चलिए, इतिहास का चौथा चैप्टर समाप्त हो चुका है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ रुख करते हैं और पॉलिटिकल साइंस में तीसरा चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। अब इसको समझना है। नियोजित विकास यानी प्लान्ड पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब पहले शब्द पर विचार करते हैं, नियोजित विकास। असल में इसकी पढ़ाई इकोनॉमिक्स में भी की जाती है। यहां देखते हैं नियोजित विकास, प्लान डेवलपमेंट। ये किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर आर्थिक क्षेत्र में हो, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अगर सही मायने पर सही फ्रेमवर्क में, सही फ्रेम में उसको उतारने के लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। और चूंकि देश की अर्थव्यवस्था को चलाना है, और अर्थव्यवस्था और राजनीति और प्लस समाज, तीनों का संबंध चोली दामन का है। तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है, नियोजन की आवश्यकता होती है। और इसी नियोजन प्रत्येक देश जो है यह नियोजन करता है, प्लानिंग करता है। भारत ने भी किया और भारत ने यह प्रयास आजादी के पहले से ही शुरू कर दिया। आपको बता दें, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के पहले विश्व की एकमेव शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति ब्रिटेन थी। और ब्रिटेन की ही चलती दुनिया में चलती थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात धीरे धीरे दो शक्तियां फिर सामने आने लगी थी। हालांकि इनका असली पावर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही नजर आया। लेकिन 1917 में रूस में रूसी राज्य क्रांति होती है और रूस में कम्युनिस्ट विचारधारा हावी हो जाती है। और कम्युनिस्ट विचारधारा हावी होने के बाद वहां पर कम्युनिस्टों का शासन हो जाता है। और वहां इन लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकली या सोशली हर तरह से आगे बढ़ाने के लिए एक प्लानिंग किया, जिसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और इस प्लानिंग के दौरान स्टालिन महोदय के समय में 1927 में, फिर 1932 में ये जो प्लानिंग हुआ, इसके आधार पर रूस बड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ा, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। 1929-30 के आर्थिक मंदी के दौरान हम देखते हैं कि पूरी दुनिया आर्थिक रूप से पस्त हो चुकी थी, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पूरी दुनिया रूस की इस योजनागत व्यवस्था से जिस योजना को बनाया था, जिस प्लानिंग को किया था रूस ने, उससे पूरी दुनिया प्रभावित थी और भारत भी इससे अछूता नहीं था। इसी क्रम में हम आगे बात बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 1938 में पहली बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, तो उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किया। और इस नेशनल प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। यह कमीशन जो है था, इसने अपनी बात, अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि सारी आर्थिक शक्तियां जो हैं और निर्णय लेने के अधिकार सरकार के हाथ में होने चाहिए। बाद में हम देखते हैं 1938 के बाद 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने भारत के अर्थव्यवस्था को एक प्लान दे के भारत की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। इसको ये 8 बड़े उद्योगपति थे और इसने भी जो है
आर्थिक निवेश या आर्थिक क्षेत्र में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही। वहीं हम लोग देखते हैं एक 1944 में एक गांधीवादी योजना श्री मन नारायण महोदय ने भी लाया था, जो गांधी जी की कुटीर नीति से रिलेटेड था। कुटीर व्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात उसमें कही गई। ये सारी बातें तो वहीं आई गई, लेकिन कागज पर ही सिर्फ रह गई, ये व्यवस्थित रूप से सामने नहीं आई। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है और उसके पश्चात हमको अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ती है। और इस दौरान जब हम देखते हैं कि 1950 में 15 मार्च 1950 में इसी सिलसिले में एक योजना आयोग का गठन होता है। योजना आयोग का काम था कि देश को एक प्लान देना, एक योजना तैयार करके सौंपना। और एक आपको बता दें, यह जो योजना आयोग था, यह योजना आयोग कोई संवैधानिक इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये गैर संवैधानिक संस्था थी। लेकिन बाद में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका सामने नजर आती है। योजना आयोग के आधार पर के माध्यम पर ही 12 पंचवर्षीय योजना भारत में बारी बारी से लागू की गई। और फिर हम लोग इधर देखते हैं 1952 में एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था कि योजना आयोग द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाती थी उनको वह उस पर मुहर लगाती थी, ठप्पा लगाती थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से ही राज्यों को की हिस्सेदारी की बात की जाती थी, या राज्यों की आवश्यकताओं की बात की जाती थी। यह योजना आयोग का अध्यक्ष जो था प्रधानमंत्री होते थे, उसमें एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष भी होता था। इसमें कई सारे सदस्य होते थे, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के माध्यम से होता था। अब हम लोग देखते हैं कि यह योजना आयोग कंटिन्यूसली काम करते रहा, लेकिन जितनी तीव्र गति से देश का डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। बहुत सारी बाधाएं भी आई, ऐसी बात नहीं है। 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, इसके अलावा 60 के दशक का सूखा। लेकिन योजना आयोग की जो कार्य करने की प्रणाली थी उसमें स्पीड नहीं था, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, उसमें राज्यों को कोई विशेष कहने सुनने का अधिकार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो इसने योजना आयोग रूपी संस्था को समाप्त ही कर दिया। उसके स्थान पर एक संस्था बुलाते हैं जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग लाने के पीछे उद्देश्य यह था कि योजनाओं को सारगर्भित बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए, इनका इम्प्लीमेंटेशन तीव्र गति से हो और ग्रास रूट तक सही मॉडल तैयार किया जाए। इसके पहले योजना आयोग, हम यहाँ देखते हैं कि योजना आयोग का जो काम करने का तरीका था वो टॉप टू बॉटम था। जैसे कि मान लीजिए कि एक केंद्र है और इस केंद्र ने कोई योजना बनाया और अलग अलग राज्यों को पेश किया। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग राज्य हैं, ये अलग अलग स्टेट हैं। और ये स्टेट जो केंद्र ने जो योजना तैयार किया, इस योजना को अलग अलग स्टेट अपने यहाँ, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में, फिर जो है विलेज लेवल पर ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम देखते हैं कि इस तरह से कार्य करने के तरीकों में भारी गलतियां होती रही हैं, क्योंकि केंद्र स्तर पर टॉप टू बॉटम, ये इसको कहा जाता है टॉप टू बॉटम। यहाँ पर एक योजना तैयार की गई और आदेशित कर दी गई निचले स्तर के इंस्टीट्यूशंस को कि आप इसको फॉलो कीजिए। लेकिन यह नहीं देखा गया कि स्थान विशेष पर, क्षेत्र विशेष पर अलग अलग, क्योंकि भारत अलग अलग विविधताओं का देश है और स्थान विशेष पर अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग मांगे होती हैं।
तो वैसी परिस्थिति में सभी के लिए एक ही तरह का मॉडल तैयार करना विकास का यह उचित नहीं था। नतीजे में भारत ने का विकास उस तीव्र गति से नहीं हुआ जैसा कि चाइना वगैरह। नीति आयोग इसके जगह पर जब नीति आयोग आता है तो इसमें बातें होती हैं। इसमें जैसे कि नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग में भी एक उपाध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग में एक गवर्निंग काउंसिल होता है, गवर्निंग काउंसिल जिसके सदस्य होते हैं। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य जो है हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर प्लस जो है संघ शासित प्रदेश का राज्यपाल इसमें शामिल होता है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों को जैसे प्रशासनिक क्षेत्र के चीफ सेक्रेटरीज हुए या औद्योगिक क्षेत्र के या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र के, अलग अलग सारी समस्याओं के लिए स्टेट लेवल से के सारे स्टेट्स के और सारे संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारी एक जगह मीटिंग करते हैं और अपनी अपनी सारी बातें समस्याओं पर रखते हैं। इस आधार पर एक ऐसा मॉडल तैयार होता है जिसमें स्थानीय समस्याओं के बारे में पता चलता है। अब जैसे अगर बात कर दिया जाए कि केंद्र ने एक ऑर्डर तैयार किया कि फलाने डेट तक हमको 75% जो है साक्षरता प्राप्त करना है, लेकिन आपको बता दें यह व्यवस्था जो पूरे भारत के लिए है यह केरल में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि केरल ऑलरेडी पहले से ही 75% यहाँ पर साक्षरता दर है। तो केरल में व्यवस्था कैसे लागू हो सकती है? इसी तरह से हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग कार्यक्रम हो सकते हैं, अलग अलग जरूरतें होती हैं। कहीं पेयजल की कमी है, कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तो कहीं शिक्षा की कमी है, तो अलग अलग मान्यताएं मांग होते हैं। तो यहाँ जो नीति आयोग आया तो नीति आयोग ने टॉप टू बॉटम की जगह पर जो व्यवस्था बनाई वह बॉटम टू टॉप था, बॉटम टू टॉप। इसमें क्या होता है कि जैसे ये अगर भारत है, यहाँ दिल्ली से ऑर्डर हुआ हर स्टेट को ऑर्डर हुआ और इसको पालन करना अनिवार्य हो गया था। यह था आपका योजना आयोग, ये ऊपर से आदेश हुआ योजना आयोग के द्वारा और इसका इम्प्लीमेंटेशन करना था। लेकिन अगर नीति आयोग की बात करें तो दिल्ली से नहीं बल्कि यहाँ से बातें जो हैं जो फीडबैक लिया जाता है अलग अलग राज्यों से और फिर उसके आधार पर एक मॉडल तैयार किया जाता है और उसके आधार पर जो है बातें रखी जाती हैं। यहाँ एक और व्यवस्था की गई है, हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक डेवलपमेंट की बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, एक तरह का कंपटीशन आपस में तय कर दिया गया। और उसके बाद शहरों की स्वच्छता की बात हो और उसके बाद उसका लिस्ट जो है तैयार किया जाता है कि फलाना स्टेट जो है वह प्रथम इस बार जो है फर्स्ट आया है या फलाना शहर सबसे स्वच्छ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन की भावना सामने आती है और इस कंपटीशन की भावना के तहत लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हर स्टेट प्रयास करता है, हर शहर प्रयास करता है। तो यह योजनाओं को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए, योजनाओं को पारदर्शी बनाने के लिए और सटीक मॉडल तैयार करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है, जिसका गठन 1 जनवरी 1915 से हुआ और ये 1917 से कार्य करना शुरू किया, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना 1917 में समाप्त होती है। तो ये था आपका भारत में एक परिचय था भारत में नियोजन का, जिसको आप लोगों ने देखा। आगे इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और दूसरा वीडियो जो है वह कुछ देर के बाद डालते हैं। धन्यवाद।